सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की सबसे जो बेसिक चीज़ है, उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट कहाँ पे मिलेगी। आपको जो है गूगल पे जाना है, आपके पास बैलेंस शीट ढूँढने के 2 रास्ते हैं। या तो आप जो कंपनी के खुद के फाइनेंशियल के एंड में वो लोग जो रिज़ल्ट देते हैं, उनका पीडीएफ आपको कंपनी पे ढूँढना पड़ेगा। ये उससे ज़्यादा ईज़ी तरीका है कि आप मनी कंट्रोल पे जाओ। आपको गूगल में लिखना है मनी कंट्रोल, ठीक है? फ्री वेबसाइट है, थोड़े बहुत एड्स आते हैं इस पे। मनी कंट्रोल आपको खोलना है, ठीक है? आप जाओगे मनी कंट्रोल, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है वो रिलायंस का देखना है। हम लोग सर्च करेंगे रिलायंस, ठीक है? रिलायंस। ये मैंने रिलायंस इंडस्ट्री सर्च किया, ठीक है? हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जाएंगे। उसके बाद नीचे जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये डिटेल्ड फाइनेंशियल्स, ठीक है? इसके अंदर आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो देखने को मिलेगी बैलेंस शीट। दूसरा जो हमारे पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उस पे हम लोग आएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इस तरीके की हमारी कुछ बैलेंस शीट देखने को मिलती है। मैं आपको इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स बताता हूँ, इसका क्या मतलब है, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग एक बैलेंस शीट को देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब जो कंपनी ने शेयर बेचकर जितनी कंपनी के पैसे हैं उसको हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। उसके बाद होता है रिजर्व एंड सरप्लस, एक कंपनी के पास कैश फॉर्म में या बाकी फॉर्म में कितने रिजर्व पड़े हुए हैं उसको हम लोग रिजर्व कहते हैं, ठीक है? उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसको आप लोन भी कह सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, मतलब जो इन्होंने सालों साल के लिए कोई इनके पास अगर लोन पड़े हुए हैं तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग कहते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आती है, जो कि ये रही, ये हो गया मतलब 1 साल से नीचे के लिए, जो 1 साल से कम के लिए इन्होंने लोन लिए हुए वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है। जो लंबे सालों के लिए लोन लिए हुए हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। ये मैं आपको सबको समझाऊंगा किस तरीके से कौन सा डेटा हमें पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लाइबिलिटी, ठीक है? क्योंकि लोन भी जो है वो लाइबिलिटी की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है? एसेट एक चीज होती है जो कि मतलब जिसका एप्रिसिएशन होता है, जिसमें हमें उसके वैल्यू में एप्रिसिएशन देखने को मिलती है, जो हमें पैसे कमा के देती है। लाइबिलिटी होती है जिसमें हमें पैसे गंवाने पड़ते हैं या यहीं से देने पड़ते हैं, जैसे कि लोन। तो यहाँ पे बाकी आपको लाइबिलिटीज देखने को मिलेगी। उसके बाद एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया एसेट क्या होता है। कंपनी के एसेट के अंदर आते हैं उसकी जमीन, उसके जितने भी उसके उसके शेयर्स भी एसेट में आ जाएंगे। या अगर हम बात करें जो उसकी फैक्ट्रीज होंगी या उसका जो बाकी सब चीज फिजिकल या वर्चुअल दोनों एसेट, वो सारे एसेट के अंदर आते हैं। ये हो गया कंपनी के अंदर कितने एसेट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये आ गया टैक्सेस वगैरह, ठीक है? उसके बाद ये शॉर्ट टर्म इनके साथ हमें, हाँ एक और चीज जो आपको इंपॉर्टेंट समझिए वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे जीरो दिखा रहा है, लेकिन जो कंपनी जिनका जो मतलब एग्जांपल कोई इंडस्ट्री रिलेटेड कंपनी जैसे कि शुगर केन कंपनी है या कोई ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है, उनमें रॉ मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा। रॉ मटेरियल हमें नाम से ही पता लग रहा है, एक कंपनी जो है वो कितना रॉ मटेरियल खरीद रही है प्रोड्यूस करने के लिए, ये भी हमें देखना पड़ता है। ये हम आगे समझेंगे किस तरीके से हम लोग रॉ मटेरियल को देखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ इतना हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे काम है। और ये बैलेंस शीट है किसकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। आप इस तरीके से कोई भी बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। अब बैलेंस शीट यहाँ पे 2 तरीके की होती है, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन का मतलब होता है जो कि खाली इंडिया के अंदर इनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसकी क्या बैलेंस शीट है उसको हम लोग स्टैंड अलोन कहते हैं। और कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि जितने ग्लोब पूरे वर्ल्ड में इनके टोटल जितना भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑपरेशन हो रहा है उसका बैलेंस शीट। हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं स्टैंड अलोन ही देखना, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं और हम इंडिया के ऑपरेशंस का ही जो बैलेंस शीट है वो देखना पसंद करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो हमें सबसे पहले मेन चीजें देखनी है वो हमें देखनी है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है एक अच्छे बैलेंस शीट का इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज से मेरा मतलब यह है कि कंपनी के अंदर अगर इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, मतलब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर कंपनी इसको डाइल्यूट नहीं कर रही है, डाइल्यूट आप समझ सकते हैं खत्म नहीं करी, यूज नहीं कर रही है, इसका मतलब जो कंपनी है वो जो शेयर होल्डर्स है उनके पास पैसा है, इक्विटी है, उसको वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं अपना लोन चुकाने के लिए, बाकी ऑपरेशंस के लिए। इसका मतलब यह है कि एक अच्छी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर जो हमारे पास ये इक्विटी शेयर कैपिटल होता है ये वाला, या टोटल शेयर कैपिटल आप मान लो, ये जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए। अगर कांस्टेंट भी रहेगा, एक ही जगह पे भी रहेगा वो भी ठीक है। एग्जांपल हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले तो 63,039 करोड़ था, ये करोड़ में है फिगर। 6445 CR, 6765 CR, 1666 CR, और फिर एक कांस्टेंट है। तो ये एक अच्छा मतलब हम मान सकते हैं कि शेयर कैपिटल है या इक्विटी शेयर कैपिटल है वो एक अच्छा माना जाएगा। एक अच्छी बैलेंस शीट के अंदर जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो ये तो कांस्टेंट रहना चाहिए, ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज हमें देखनी है वो हमें देखनी है टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। इसका ये मतलब है
कि एक कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिलने चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3,84,000 करोड़, 4,68,000 करोड़, 4,64,000 करोड़, 4,72,000 करोड़, 508,000 करोड़। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। एक अच्छी बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व और सरप्लस होता है वो आपको ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए देखने को मिलने चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास डेप्ट होता है, ठीक है, एक तो उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आ जाएंगी और उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोनों आ जाएंगी। ये आपको ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए देखने को मिलना चाहिए। एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले 59,000 था, फिर 33, फिर 27, फिर यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है, एक से जंप आया, लेकिन फिर से 50 हो गया है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, 1,94,000, 1,60,000, 1,67,000, 1,35,000 और 1,61,000। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो पहले ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर से ज्यादा हो गई। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी में भी कुछ खास ऐसे डिक्रीज ग्राफ नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। ये इतनी अच्छी बात नहीं है इस बैलेंस शीट के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये तो होगी रिलायंस इंडस्ट्री जिसका जो बैलेंस शीट है वो तो भी अच्छा है। अगर एक मतलब मीडियम कह सकते हैं, इंटरमीडिएट जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर हमें क्या चीजें देखने को मिलती है। उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल होता है ना, वो या तो हल्का सा डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा, तो कांस्टेंट ही रहेगा, ऑलमोस्ट वो डिक्रीज ही होता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, एकदम से गिर जाएगा, हल्का हल्का वो डिक्रीज होते हुए हमें देखने को मिलता है। और एक जो इंटरमीडिएट बैलेंस शीट होती है कंपनी की, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो रिजर्व या सरप्लसेस होते हैं वो जो है गिरते हैं, या तो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रहते हैं या तो हल्का सा गिरते हैं, वो रिजर्व। जबकि एक अच्छी बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व है सरप्लसेस है वो इंक्रीज होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है 3 लाख, 4 लाख, उसके बाद 5 लाख पे आ गया है। उसके बाद जो एक इंटरमीडिएट बैलेंस शीट होती है उसके अंदर जो लोन होता है, डेप्ट होता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या तो हल्का सा गिरेगा। थर्ड हमारे पास होती है एक बुरी बैलेंस शीट, जिसका सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसी बैलेंस शीट जिसके अंदर जो टोटल शेयर कैपिटल होता है वो आपको देखने को मिलेगा कि वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, डाइल्यूट से मैंने आपको बताया, डाइल्यूट से ये मतलब है कि वो जो कंपनी है वो अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को यूज कर रही है अपने ऑपरेशंस या अपने लोन को चुकाने के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं होती, बिकॉज उनके पास खुद के प्रॉफिट है ही नहीं जिससे वो लोन वगैरह चुकाए, बल्कि वो जो उनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, लोगों के जरिए जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उसको वो यूज कर रहे हैं, किसके लिए, लोन वगैरह चुकाने के लिए। ये एक अच्छा साइन नहीं होता है कंपनी के लिए। दूसरा, उसके जो रिजर्व्स होंगे वो आपको देखेंगे कि वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं, गिर रहे हैं। उसके बाद थर्ड आपको देखने को मिलेगा जो उसकी डेप्ट होता है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ये होता है हमारे पास कि बैलेंस शीट क्या होती है, इसको कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे पास ये दूसरी चीज होती है, दूसरा फाइनेंशियल होती है, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, इसके अंदर हमें क्या चीजें देखनी होती है और इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। बैलेंस शीट को पढ़ना और समझना काफी आसान है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर हमें 5-6 चीजें देखनी होती है। इसलिए मेक श्योर कि जो भी हम लोगों ने अभी तक बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा, आप उसके बारे में कंप्लीट नोट्स बनाए, तब जाकर आपको चीजें याद रहेंगी। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।